हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इन्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ में इस बार बहुत ही अच्छी आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार एक हिस्टोरिकल चेंज किया गया है कि जो वुमेन की एज है मैरिज के लिए उसे यहाँ पे इंक्रीज़ की गई है। तो इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम अगेन ये न्यूज़ में है, क्यों है एक तो ये हम लोग देखेंगे, प्लस इसकी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। एडटेक सेक्टर है हमारे इंडिया में, तो इसकी क्या हालत है बहुत ही डिटेल में ये आर्टिकल है। तो थोड़ी लेंथी भी है बट इसमें आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने को मिलेगी। और सरोगेसी एक्ट 2020 है, 2021 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप देखो सरोगेसी के नाम पे 2-3 टाइप के होते हैं। उसके नाम पे बहुत सारी वुमेन्स की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं हेल होते जा रही थी, बहुत एक गलत तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले, ये भी एक बहुत शानदार आर्टिकल है। उसके बाद वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट निकल कर आया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो माइग्रेशन की स्थिति है, जो लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं फोर्सफुली किसी पर्पस के लिए, तो ये कोविड-19 के टाइम में बताया गया है कि कैसी सिनेरियो रही। हमारे देश की तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ आपको विदेश की भी पता चलेगा। न्यूज़ इन शॉर्ट्स है यहाँ पे, जितने भी आर्टिकल्स है वो सब में हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल जो कि यहाँ पे मैरिज एज से रिलेटेड है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग वीज़ एंड आइज के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो फॉर प्रीलिम्स 2022 तो उसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है वहाँ पे आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए आते हैं मैरिज एज ऑफ विमेन। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज ये बिल आपका 2021 लाया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि जो लीगल एज है मैरिज का, जो कानूनी तौर पर ये कहा गया है कि विमेन की जो शादी होगी वो 18 एज में हो सकती है, तो इसको इंक्रीज़ करके 21 कर देना चाहिए, जैसे कि मेल की होती है यहाँ पे 21 ईयर्स एज। तो ये चीज़ें कही गई है। अब देख लेते हैं कि ये जो बिल है मेनली यहाँ पे आपका एक रिकमेंडेशन है जो कि नीति आयोग को सबमिट किया गया था दिसंबर 2020 में, और ये एक सेंट्रल टास्क फोर्स थे जिनके द्वारा ये आपका रिकमेंडेशन यहाँ पे सबमिट किया गया था। और इसमें क्या है कि एग्जामिन किया गया था कुछ मैटर को, जैसे कि एज ऑफ मदरहुड। जब आप देखते हो कि अर्ली एज में शादी हो जाती है तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो प्रेग्नेंट भी अर्ली एज में हो जाती है। हालांकि वो प्रेग्नेंट तो अर्ली एज में हो जाती है बट उनकी बॉडी जो है उस हिसाब से मैच्योर नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी को हैंडल करने के लिए, तो इसलिए जो एज ऑफ मदरहुड है उसको भी डिफाइन करना ज़रूरी है। साथ ही इम्परेटिव अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग एज ही इंक्रीज़ कर दें शादी की, तो यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, जितनी माताएं हैं जब यहाँ पे विमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे आप देखो कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत हमारे देश में है। तो ये इंक्रीज़ हो सकता है अगर सही समय पे यहाँ पे प्रेगनेंसी को कंसीव किया जाए, उसके बाद अगर यहाँ पे मदरहुड हो तो एक बेटर होती है, क्योंकि हेल्थ पर्सपेक्टिव से जच्चा बच्चा दोनों सही होते हैं। और साथ ही जो न्यूट्रिशनल लेवल है और कुछ और रिलेटेड इश्यूज़ है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्ली एज में जब वुमेन यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनकी हेल्थ भी उस तरीके से पूरा आप देखो कि न्यूट्रिशनल फॉर्म में नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ भी जो है वो कहीं ना कहीं कुपोषित होती है और बच्चे भी जो है वो हेल्दी नहीं जन्म ले पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसमें कि यहाँ पे आपका एड्रेस किया गया है। की हाइलाइट्स क्या है, ये जो बिल बनाया गया था इसमें क्या क्या रखा गया था कि सबसे पहले जो PCMA एक्ट है 2006 का, इसको यहाँ पे अमेंड करना है। और इसका एम बस यही है कि मैरिज एज जो है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी देन वाई नॉट इन मैरिज एज। जैसे मैन की जो मैरिज एज है वो 21 है, तो वाई वुमेन की यहाँ पे 18 रखी गई है। तो एक इक्वालिटी के बेसिस पे और कानूनी तौर पर यहाँ पे कहा गया है कि वुमेन की भी एज को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब कुछ लॉज है जो कि यहाँ पे आप देखो, एक तो है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872, पारसी मैरिज और डाइवोर्स एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पे सरिया एक्ट है, साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, फॉरेन मैरिज एक्ट है। इतने कुछ कानून हैं जो कि यहाँ पे आपके शादी से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे बच्चों का अगर डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन मतलब कि चाइल्ड मीन्स व्हाट, तो चाइल्ड कहने का मतलब है एक मेल या फीमेल जो कि यहाँ पे 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। अब तो यही हो जाएगा क्योंकि 18 साल पहले था शादी के लिए, जब यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो तो उससे पहले बच्चे कहा जाता है। तो अब यानी कि आपका 21 ईयर्स तक अगर आप नहीं हुए तो आपको यहाँ पे बच्चे के कैटेगरी में यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और इस अमेंडमेंट से क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएगा। जेंडर
जेंडर न्यूट्रलिटी की जो बात की जाती है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ होगी और साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं फैसिलिटेट हो पाएगा। ओके, क्योंकि अर्ली एज में शादी हो जाती है तो महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है, यानी कि 18 ईयर्स था तो वहाँ तक था कि चलो पेरेंट्स जो है वो 12th करा देते थे, लेकिन अब क्या है कि अगर कानूनी तौर पे 21 है तो चलो पेरेंट्स सोचेंगे कि चलो इसे ग्रेजुएट ही करा देते हैं, 3 साल की पढ़ाई हो जाएगी, 4 साल की पढ़ाई हो जाएगी। और एक बार अगर कोई ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना तो उनके अंदर एक अलग जज्बा होता है। आप जब 12th करते हो तो आप एकदम से भटकाव टाइप के होते हो कि आपको भी नहीं पता होता कि एक्चुअली आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है, इज़ इट ट्रू और नॉट। लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ एक अंदर से वो जज्बा आता है कि अब तो कुछ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें 12th के बाद नहीं होती है लेकिन ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो एक बार ग्रेजुएशन करा दीजिए, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे विमेन अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देती है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि जो मैरिज एज इंक्रीज़ किया गया है तो इससे क्या क्या सही है। सबसे पहले तो जेंडर न्यूट्रलिटी ही है। इस डिसीजन से आप देखो कि एक नया होप यहाँ पे निकल कर आया है कि हाँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रलिटी तो हम लोग यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट है, बच्चियों की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे बढ़ पाएगी। मिनिमम लेवल जो यहाँ पे आपका शादी का 21 कर दिया गया है तो इट मीन्स कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो है, जैसे 18 था तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो आप देखो कि 12th कर रही थी, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे थे। अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो ग्रेजुएट होगी। हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल सही है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो अर्ली मैरिज से क्या होता था कि यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड हेल्थ होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना चाहिए महिलाओं की, वो नहीं हो पाती थी। तो इसलिए अब अर्ली एज नहीं है, एक सही एज है जिसके थ्रू क्या होगा कि वो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देंगी और फिर आगे चल के जो भी फैमिली प्लानिंग होगी वो सही लेवल पे होगी, मदरहुड एक सही लेवल पे होगी। साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अगर हम लोग देखें तो जो टीनेजर ब्राइड्स होते थे ना वो इतने मैच्योर नहीं होते थे। 18 ईयर्स की लड़कियां क्या ही इतनी मैच्योर हो कि वो यहाँ पे जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डील कर सके। वंस यू आर एजुकेटेड हो जाते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो तो एक मैच्योरिटी लेवल अपने आप एक अलग लेवल पे आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझने लगते हो। तो ये भी एक देखो कि मानसिक रूप पे भी जो है वो हेल्दी हो जाएंगे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, अगर आप देखो कि यहाँ पे शादियाँ यंग एज में हो जाती है तो इट मीन्स कि क्वार्टर ऑफ विमेन जो है ना वो यहाँ पे आपकी बाहर हो जाती है। इट मीन्स कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो आप देख सकते हो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पे अभी भी बाहर है। तो इसलिए ये बहुत सही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा विमेन पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। चाइल्ड मैरिज कम होंगे, ऑब्वियस है। जब 18 ईयर्स इंक्रीज़ हुआ था तो भी चाइल्ड मैरिज की जो केसेस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुई थी। देखिए किसी भी एविल चीज़ों को ख़त्म करना ये आपका टाइम लेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन ये तो हो सकता है कि हाँ चीज़ें कम हो सकती है। तो वही बात है कि अगर 21 होगा तो और भी कम होने की चांसेस है चाइल्ड मैरिज की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2015-16 में 27% था, वहीं यहाँ पे 2019-20 में देखें तो 23% हो चुकी थी। तो अब अगर आगे देखेंगे तो इस तरीके से जो है यहाँ पे चाइल्ड मैरिज की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ पार्टीज़ है जो कि इसके अगेंस्ट में भी हैं। अगेंस्ट में क्यों है ये भी रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आए तो आपके पास दोनों पहलू पे पॉइंट होनी चाहिए। सबसे पहला है कि एवरेज एज ऑफ वुमेन की राइज करने के कुछ अगर गवर्नमेंट डेटा देखें 2019 के अकॉर्डिंग तो जो एवरेज एज है मैरिज की वुमेन का वो 22.1 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि होना चाहिए नहीं, ये इतना है, इतने एज में 22 साल में लड़कियों की शादी हो रही है। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि ओवर द ईयर ये राइज हुआ है और चेंज जो है वो वॉलेंट्री है। इट मीन्स कि हमें दिख नहीं रहा लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हो रहा है और ये चेंज जो है ये आपका लेकर आ रहा है जिसमें कि एजुकेशन रेट जो है विमेन में वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो इट मीन्स कि आप देखो कि एवरेज एज जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है। इसको ऐसे कानूनी तौर पे इंक्रीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें राइजिंग एजुकेशन जो है इसमें भी आप देखो कि अभी तक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो विमेन का है ना अभी तक नहीं आया है। तो जिस तरीके से हम लोग हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलरली वो सारे विमेन जिसमें कि आप देखो कि हम लोग लास्ट 2 डिकेड से देखते आ रहे हैं, तो जो विमेन की मैरिज एज बढ़ाई जा रही है और जो मैरिज एज 18 थी तो इसमें ज़्यादा कुछ फैक्टर हमें देखने को नहीं मिला। बट जैसे कि विमेन का एज आप देखोगे जो एजुकेटेड अगर विमेन के यहाँ पे बढ़ते जाएगी तो इससे अगर हम लोग देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो है ना ज़्यादा खास हमें इससे बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक है आप 21 साल भी कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में विमेन की जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि नॉट ए सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड मैरिज, ऐसा कहा गया है कि जो 18 साल भी किया गया था तो उससे भी हमारे देश में चाइल्ड मैरिज में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था।
मेन एम तो होना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज ना हो, कहीं पे भी ना हो, लेकिन अगर इस 21 साल भी कर दे तो ये एक सोल्यूशन नहीं है कि चाइल्ड मैरिज जो है नहीं रुकेगा। जिसकी मानसिकता आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिस गांव में चले जाओ तो वहाँ पे उन लोग की इनसिक्योरिटी रहती है। जैसे ही बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है वैसे ही आप देखो कि वो लोग शादी कर देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करता है और एज बढ़ा देने से ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सेफ्टी एज अगर हम लोग प्रेगनेंसी का देखें तो मोर्टालिटी जो है वो आप देखो कि यहाँ पे 20 ईयर्स से 24 ईयर्स के बीच में ही होता है। और रफली अगर यहाँ पे लड़कियाँ शादी 18 साल में करती है या फिर इससे ज़्यादा करती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं कि मोर्टालिटी रेट यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी, जो महिलाओं की यहाँ पे जान जाती है, तो ऐसा नहीं है कि एज इंक्रीज़ कर देंगे तो इस पर भी कोई खास फ़र्क पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि अब्यूज़ ऑफ लॉ कहा गया है। इट मीन्स कि जो कानून है वो यहाँ पे कोर्सिव है। पर्टिकुलरली आप देखो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स है, तो वो इसको ब्रेक करेंगे ही, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देखो चाइल्ड मैरिज वगैरह जो है इन कम्युनिटीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो अमेंडमेंट से क्या होगा कि लार्ज जो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है ना वो यहाँ पे इलीगल मैरिज में चला जाएगा। इट मीन्स कि आप देखो कि लोग जो है वो 18 साल यही सब एज में जो है शादी करना सही समझते हैं, तो अगर इस तरीके से एज बढ़ा दिया जाए फोर्सफुली तो ऑब्वियस है कि लोग जो है मजबूर होंगे और वो इलीगल काम करेंगे ही। इट मीन्स कि 21 ईयर्स से पहले वो शादी करेंगे ही। कॉन्ट्राडिक्ट है अदर लॉज के साथ। आप देखो कि एक अगर इंसान यहाँ पे 18 ईयर्स रिच कर जाता है तो उसके पास वोट देने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, बट क्या अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए किसी भी मेल फीमेल को 21 साल होना पड़ेगा? तो ये चीज़ें कही गई है। साथ ही एज पर द 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है तो इसमें कहा गया है कि जो एज ऑफ कंसेंट है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए तो वो 18 ईयर्स है। अब यहाँ पे आप देखो इस कानून के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आप 18 ईयर्स में कर सकते हो, बट शादी के लिए 21 ईयर्स है। साथ ही दूसरी आप देख सकते हो कि चाइल्ड लेबर जो अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, इसमें ये कहा गया कि एडोलेसेंट जो है वो 14 से 18 ईयर्स है, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं एक्सेप्ट वैसी जगह पे जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बट ये जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है इसमें जो शादी है ना वो 21 ईयर्स से कम के लिए रोक दिया गया। बट अब आप समझो कि लोग जो है काम करने के लिए यहाँ पे उनको काम करने के लिए 14 से 18 साल के बीच में जो है ये कहा गया कि अब आप काम कर सकते हो, कमा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन अगर आपको शादी करनी है तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, 21 साल तक जाना होगा एज में। तो ये दोनों कानून है जिससे कि आप देख सकते हो कि एक एज कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अदर तरीका क्या है तो यहाँ पे आप देखो कि जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करें तो ये दूसरा तरीका है नहीं है, ठीक है। 2018 के हिसाब से देखें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था कि मिनिमम अगर लीगल एज जो मैन का है अगर उसको हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई थी। साथ ही रिकमेंडेशन दिया गया था कि दोनों यानी कि जेंडर का जो है मिनिमम लीगल एज 18 होना चाहिए। यहाँ पे एज को बढ़ा देना 21 ईयर्स में ये ज़्यादा बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। बुद्धिमत्ता का काम ये होता कि मेल की एज जो है वो 18 ईयर्स कर दी जाती। तो ये सारे क्रिटिसिज्म में आपका पॉइंट दिया गया है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और जो कम्युनिकेशन है एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है जिससे कि हम लोगों को यहाँ पे बता सके और लोगों तक इसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ा सके कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ जो एज इंक्रीज़ हुई है तो इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, वो अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे और शादी जो है 21 साल के बाद करेंगे। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि विमेन की एम्पावरमेंट के लिए लाया गया तो विमेन को यहाँ पे स्कूल जाने के लिए मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी हो पाएगा बेटर तरीके से, विमेन की ट्रेनिंग भी मिलेगी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में, स्किल में, बिजनेस ट्रेनिंग में, लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट में, सेक्स एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिसको फॉर्मलाइज़ किया जाएगा और स्कूल करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों बातें कही गई है। थर्ड है कि टारगेटेड अप्रोच जो है वो यहाँ पे हो सकता है चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए। तो जैसे आप देखो कि गर्ल्स जो है जो सोशियो इकोनॉमिकली वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं ना तो उनको यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि आप बचपन में ही शादी कर लो और उनको यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है स्पेशली एजुकेशन परस्यू करने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एज ऑफ विमेन जो है ये रेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्सफुल करने का ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हमें स्टेप्स लेने का ज़रूरत है जिससे कि हम लोग यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को कम कर सके। फाइन, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। लेकिन अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे कैसे हमारे देश में जो है विमेन की जो एज रखी गई है शादी के लिए वो कैसे कैसे निकल कर आए। तो एंशिएंट इंडिया में अगर हम लोग देखें तो जो वैदिक इंडिया था क्लियरली और कैटेगरीली यहाँ पे आप देखो कि डिक्लेयर किया गया कि एक विमेन जो है ना अगर वो 20 साल को पार करती है तो वो शादी कर लेगी। और सारे 18 जो पुरानाज है एंशिएंट इंडिया का कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि यंग गर्ल जो है वो अर्ली एज में शादी करेगी, ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है। तो ये एक बात है। मिडिवल इंडिया की बात करें तो ब्राह्मण गर्ल जो है वो मैरिड कर सकती है कितने एज में, तो 8 से 10 ईयर्स के बीच में, तो ऐसा कहा गया।
साथ ही अगर हम लोग पोस्ट कॉलोनियल एरा में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा कॉलोनियल एरा में आप देख लो कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था 1819 में, जिसमें कि जो एज है ना वो यहाँ पे 10 ईयर्स से 12 ईयर्स बढ़ा दिया गया था। फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1929 का, इसको शारदा एक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एज है शादी का गर्ल्स के लिए फिक्स किया गया था 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए फिक्स किया गया था 18 ईयर्स। ठीक है, अब इसको पोस्ट कॉलोनियल एरा में देखें तो ये इसके आगे 1954 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट निकल कर आया और हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। साथ ही प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी है 2016 का, जिसमें ये कहा गया है कि जो मिनिमम एज है ब्राइड के लिए वो 18 ईयर्स होगा और मिनिमम एज जो ग्रूम के लिए है वो 21 ईयर्स होगा। तो इस एक्ट को हम लोग अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे थे। ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का। इस्लाम में कहा गया है कि जो माइनर की शादी है ना वो यहाँ पे प्यूबर्टी अटेंड करने पे ही वैलिड मान लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि दूसरे धर्म में कुछ और ही बातें कही गई है। तो ये पूरी इस आर्टिकल के बारे में रही मैरिज एज फॉर ऑफ वीमेन। तो सबसे पहले ये तो बहुत अच्छी चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि एंशिएंट, मिडेवल, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल से किस तरीके से ये चेंज हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हाँ इस बिल को हम लोग ने यहाँ पे कौन कौन से प्रोविज़न को चेंज किया, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या क्रिटिसिज्म है, एंड बहुत ही अच्छा सा वे फॉरवर्ड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। रिसेंटली एक कमेटी की रिपोर्ट निकल कर आई है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अब ये रखा गया है लोकसभा में, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इट मीन्स की अचीवमेंट हम लोग देखेंगे कि ये जो स्कीम आई है इसकी 6 साल हो चुकी है, तो अब तक यहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो सबसे पहले पैरामीटर्स देखते हैं। तो सेक्स रेशियो यहाँ पे देखा जाता है एट बर्थ। सेक्स रेशियो कहा जाता है कि 1000 बॉयज़ में कितनी यहाँ पे गर्ल्स है। ओके, अब 2021 में कहा गया है कि 19 पॉइंट से यहाँ पे आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव हुआ है। इट मीन्स कि पहले जो है 918 गर्ल्स थी 1000 बॉयज़ में, अब यहाँ पे आपका 937 गर्ल्स हो चुकी है 1000 बॉयज़ में। इट मीन्स कि यहाँ पे सेक्स रेशियो में इंक्रीज़ हुई है। दूसरी है कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो जो परसेंटेज है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। 87% था, अब यहाँ पे 94% हो चुका है। एजुकेशन में देखें तो ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है, यानी कि यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो स्कूल तक जा रही है, इनरोल हो रही है सेकेंडरी लेवल पे, और परसेंटेज ऑफ स्कूल जिसमें कि यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट्स है गर्ल्स के लिए, तो ये भी इम्प्रूव हुआ है। तो इन 3 चीज़ों पे आप देख सकते हो जो तीनों पैरामीटर है इस स्कीम के तहत यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। अब इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। एक्चुअली ये स्कीम 2015 में लाया गया था और इस स्कीम को पानीपत जो हरियाणा में एक जगह है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो है, यानी कि जो 1000 मेल में अगर बॉयज़ में अगर गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम था। तो इसलिए इस जगह से इसको लॉन्च किया गया, जिसमें कि ये चीज़ें दिखाने के लिए कि किस तरीके से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है इसको डिक्लाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बिहेवियर चेंज देखने को मिला सोसाइटी में बर्थ को लेकर, बच्चियों की बर्थ को लेकर, और इस स्कीम का एम था कि एक माइंडसेट को चेंज करना, लोगों की जो सोच है, माइंडसेट है, इसको चेंज करना है। बेसिकली आप देखो कि लोग चाहते ही नहीं है कि बेबी गर्ल हो, 1 हो 2 है ठीक है, उसके बाद भी आप देखो होते हैं, या फिर किसी को एक भी नहीं चाहिए। तो बहुत तरीके से फीमेल फॉर्टिसाइड्स होती है, इवन जन्म देने के बाद भी बच्चियों को छोड़ दिया जाता है कहीं, तो बहुत तरीके के हरकत होते थे। तो इन सबको यहाँ पे रोकने के लिए इस तरीके का यहाँ पे स्कीम लाया गया। प्राइमरी में अगर हम लोग देखें तो यंग और जो न्यूली मैरिड कपल है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर्स है, पेरेंट्स है, उन सबको रखा गया। सेकेंडरी में यूथ है, एडोलेसेंट है, इट मीन्स कि वैसे लड़के लड़कियां जो कि 14 ईयर्स पार कर चुके हैं, इन लॉज है, मेडिकल डॉक्टर्स है, प्रैक्टिशनर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर है। टर्शरी अगर हम लोग देखें तो इसमें ऑफिशियल्स होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो फ्रंट लाइनर वर्कर्स है वो यहाँ पे आते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कलेक्टिव्स है, रिलीजियस लीडर्स है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया है, मेडिकल एसोसिएशन है और इंडस्ट्री है। ठीक है, ये ट्राई मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंट एफर्ट्स है, यानी कि यहाँ पे 3 मिनिस्ट्री आपके इन्वॉल्व है। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पे भी ध्यान देना है, वुमेन के हेल्थ पे भी ध्यान देना है और साथ ही साथ चाइल्ड के डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है। 2 मेजर, लेकिन हाँ नोडल मिनिस्टर कौन है पूरी तरीके से यहाँ पे इस स्कीम को कौन देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये चीज़ें ध्यान रखना है। 2 मेजर कंपोनेंट है, एक है कि एडवोकेसी और मीडिया कैंपेज, इट मीन्स कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो है यहाँ पे मीडिया कैंपेन वगैरह किया जाता है, और दूसरी है कि मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखो कि इंटरवीन किया जाता है, वहाँ पे देखा जाता है, समझा जाता है कि इस स्कीम के पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं।
साथ ही यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है इंडिविजुअल कैश इंसेंटिव्स का। ऐसा नहीं है कि इस स्कीम के तहत जो है बच्चियों को पैसे वगैरह दिए जाते हैं, ऐसा नहीं किया जाता। ना ही कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पे ग्रांट इन एड डिस्पर्समेंट की गई थी। ग्रांट इन एड दिया जाता है तो ये डायरेक्टली दिया जा रहा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ठीक है, और कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इस कैंपेन्स को लगाई जा रही थी या फिर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ग्रांट्स। लोन और ग्रांट्स में क्या डिफरेंस होता है? लोन का डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो तो एक समय के बाद आपको रिपेमेंट करना होगा विथ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रांट्स की बात करें तो इट मीन्स कि अगर आप डिमांड कर रहे हो ग्रांट्स की तो किसी के द्वारा अगर ग्रांट्स के थ्रू पैसे दिए जाते हैं तो उसमें रिपेमेंट का कोई बात नहीं होता। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे ग्रांट दिया जा रहा है तो वापस यहाँ पे रीपे करने का कोई यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा कुछ हाईलाइट किया गया है तो इसमें इश्यूज़ क्या है। सबसे पहले बताई जा रही थी कि सेक्टोरल इंटरवेंशंस के लिए यहाँ पे फ़ंड की कमी है। कहा जा रहा है कि 80% जो फंड है इस स्कीम के लिए वो यहाँ पे एडवर्टाइज़ करने में यूज़ हो गया है। बहुत जगह आप बड़े बड़े पोस्टर, बैनर्स, ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे। इवन आप एडवर्टीज़मेंट वगैरह भी देखते हो कि इस पे बातें होती है और बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आधा से ज़्यादा पैसा इसी में ख़त्म हो गया। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सेक्टोरल इंटरवेंशन में यहाँ पे पैसे नहीं जा रहे। इट मीन्स कि हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देना, बच्चियों की एजुकेशन पे ध्यान देना, इस पे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। सेकंड है कि यहाँ पे फंड का यूटिलाइजेशन बहुत ही पुअर तरीके से हो रहा है। 2019-20 से ही अगर आप देखो तो टोटल जो बजटरी एलोकेशन था वो यहाँ पे 848 करोड़ था, यानी कि ओनली 25% जो फंड है वो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा इसको खर्च किया गया है, और जो कि यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है पुअर यूटिलाइजेशन और इट मीन्स कि पुअर परफॉर्मेंस हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग है, इरेगुलर टास्क फोर्स मीटिंग है, साथ ही जो मंथली रिपोर्ट है उसको कलेक्ट करने में बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पे खर्चे भी जो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दिया जा रहा है वो भी एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग वगैरह कहा जा रहा है। लैक ऑफ फंक्शनल टॉयलेट है। आप देखो कि गर्ल्स के लिए स्कूल में सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए, तो एक तो सेपरेट टॉयलेट नहीं है। अब टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू टॉयलेट की अगर कंस्ट्रक्शन की भी गई है तो यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। टॉयलेट में आपकी सारी चीज़ है लेकिन उसको यूज़ में नहीं लाया गया है। अगर देखें तो इस रिकमेंडेशन क्या दिया गया है रिपोर्ट का कि एक तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी फंड एलोकेट की गई है तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी उसको खर्च कर ले, एकदम से पता होना चाहिए कि एक एक पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। तो प्लानिंग मस्ट होनी चाहिए। साथ ही रिव्यू और मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। रेगुलर ऑडिट कीजिए, रियल टाइम अपडेशन की ज़रूरत है एक्टिविटीज़ का, जिससे कि यहाँ पे कंप्लायंस हो सके। टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। फंड जो यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, उसको यहाँ पे आप देखो कि जिस तरीके से रिलीज़ किया जाना चाहिए उससे एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो पैसे दिए जा रहे हैं ना, फंड दिए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो, एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और वो भी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देनी चाहिए। इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे फाइनलाइज करना चाहिए टाइमलाइन कि कब तक यहाँ पे 100% जो है वो सेग्रीगेटेड अलग फंक्शनल टॉयलेट होगा गर्ल्स के लिए सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, और इसको यहाँ पे जल शक्ति मिशन के साथ कन्वर्ज भी किया जाएगा। साथ ही वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि आप देखो कि वाटर सप्लाई भी यहाँ पे देना है और साथ ही साथ टॉयलेट भी यहाँ पे अलग से इनको प्रोवाइड करना है। तो ये चीज़ें इंश्योर करने की ज़रूरत है। साथ ही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को भी इन्हेंस करना है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो या फिर एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेटफॉर्म हो, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि गर्ल्स को सेंसिटाइज कीजिए। मीन्स गर्ल्स को समझाइए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लिए गर्ल्स को ये समझाना है कि आप खुद के लिए भी फाइट कर सकते हैं, और एजुकेशन के लिए उनको इंटरेस्ट लाना होगा, क्योंकि सिर्फ स्कूल में जाके इनरोलमेंट करा देने से ये चीज़ें कहीं साबित नहीं होती हैं कि लड़कियां पढ़ने लगी हैं। लड़कियों को यहाँ पे पढ़ाई की महत्व बतानी होगी। जब तक वो समझेगी नहीं, जानेगी नहीं, उनके अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी, तब तक वो पढ़ेगी नहीं। ठीक है, और सेपरेट टॉयलेट्स, वाटर के लिए, इन सब के लिए उनको समझाना होगा कि ये सारी चीज़ें उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनके लिए डिमांड किया जाए। और साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम लोग बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट से देखें तो ये सारी चीज़ें भी समझनी होगी कि हाँ किस किस जगह पे कितने अच्छे प्रैक्टिसेस की गई है, तो उनको उनसे हम लोग सीखें और उस चीज़ों को हम लोग अपने देश में इम्प्लीमेंट करें। तो ये भी काम करना होगा। अब सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया है जिससे कि हम लोग गर्ल चाइल्ड को एम्पावर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि सुकन्या समृद्धि योजना है। ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है लड़कियों के लिए, और इसको यहाँ पे इसी कैंपेन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे कि महिलाओं की जो बच्चियाँ हैं उनके एजुकेशन पे और जो शादियों में खर्च की जा रही है उसको समझा जाए और उसको मैनेज किया जाए।
विज्ञान ज्योति स्कीम है, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। जितनी भी गर्ल्स अगर बहुत अच्छी मेरिटोरियस गर्ल्स है, जो मेहनती है, पढ़ने वाली गर्ल्स है हाई स्कूल में, तो उनको भी यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, जिससे कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को परस्यू कर सके हायर एजुकेशन में। बालिका समृद्धि योजना है, इसमें क्या है कि लड़कियों को यहाँ पे सपोर्ट करना है। जितनी भी लड़कियां जो सोसाइटी में रहती है और पैसे से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, उनकी सिचुएशन पैसे के कारण बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उनको यहाँ पे फिनेंशियल एड प्रोवाइड करना है। साथ ही यहाँ पे लाडली स्कीम है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, बट बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि आप ये देखो कि लाडली कहा गया है कि जब बेटियां जन्म लेती है तो कहते हैं लक्ष्मी घर पे आई है। तो इसलिए ये जो स्टिग्मा है ना कि लड़कियों को जन्म नहीं देना है, लड़कियों को कोख में ही मार देना, तो ये सब स्टिग्मा को ब्रेक करना है और गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ हो। ओके, अब यहाँ पे सेक्स रेशियो को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले सेक्स सिलेक्शन को यहाँ पे रिड्यूस किया गया PCPNDT एक्ट के थ्रू। ये है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। तो लीगल एक्शन यहाँ पे लिया जाता है जो भी लोग अगर इलीगल तरीके से अबॉर्शन करते हैं। इट मीन्स कि अगर वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके ये पता कर लेते हैं कि वॉम में मेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है, और बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है, और उसको अबॉर्ट करते हैं गलत तरीके से, तो उनके लिए यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, लीगल एक्शन लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने का भी ये पार्ट है कि बच्चियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, और फर्स्ट डिपॉजिट जो है वो जनानी सुरक्षा जो योजना अमाउंट है उसी के साथ उसी दिन किया जाएगा जब यहाँ पे गर्ल चाइल्ड की बर्थ होगी, और जो बर्थ सर्टिफिकेट जिस डेट से बनेगा उसी डेट में जो है आपका यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा उन बच्चियों के अकाउंट में। तो ये सारा काम किया जा रहा है जिससे कि आप देखो कि हमारे देश में जो लड़कियों की आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है, और लड़कियों के लिए जो सोशल स्टिग्मा है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इन सारी चीज़ों को दूर करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये स्कीम आई थी, जिसमें कि आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम की। सबसे पहले जो जेंडर बाइस जो सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेशन है करना है उसको, ठीक है, प्रिवेंट करना है। कि पहले तो अल्ट्रासाउंड करा के ही लोग समझ जाते हैं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, इन चीज़ों को दूर करना है। साथ ही सर्वाइवल यहाँ पे इंश्योर करना है, अगर बेबी गर्ल है तो वो जिंदा रहे, उनकी सही तरीके से डिलीवरी हो सके। साथ ही अगर डिलीवरी हो गया है, वो इस धरती पे आ गई है, तो उनको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए और उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। साथ ही अगर यहाँ पे एजुकेशन हो गया है तो एक्नॉलेज करना है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनकी भी बहुत सारी राइट्स है, उनको भी इवन इक्वल राइट्स दी गई है जितने की बेबी बॉय की है, तो उन सारी चीज़ों को भी इंश्योर करानी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स हमने देख लिया कि 3 पैरामीटर्स है, सेक्स रेशियो है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और साथ ही साथ यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2015 में। इसमें बिहेवियर चेंज लाने की बात की गई है। साथ ही इसमें 3 मिनिस्ट्री है, 2 कंपोनेंट है। इशू क्या है वो भी हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट की दी गई है उससे भी हमने देख लिया। साथ ही क्या क्या स्टेप्स लिया गया सरकार के द्वारा कि हम लोग गर्ल चाइल्ड को एम्पावर कर सकें, और क्या क्या स्टेप्स लिया गया जिससे कि सेक्स रेशियो को हम लोग इंक्रीज कर सके। ओके, अब आते हैं 3rd आर्टिकल पे, जो कि है एडटेक सेक्टर इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक एडवाइजरी यहाँ पे इशू किया गया है सिटीजन्स को कि वो यहाँ पे कॉशन मीन्स यहाँ पे ध्यान रखें एडटेक कंपनीज़ के अगेंस्ट में। अब एडटेक है क्या, एडटेक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एडटेक कहा गया है। एक्चुअली यहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ होते हैं, एजुकेशनल सिस्टम यूज़ होता है, जिससे कि यहाँ पे बच्चों को और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एक तरफ सिखाया जाता है, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रशिक्षण भी यानी कि ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडियन एडटेक इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना वैल्यू था 2020 में, तो ये थी $750 मिलियन का, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि ये आगे बढ़कर $4 बिलियन तक हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर में। ओके, और आप देखो कि मोर देन हमारे यहाँ 4,530 एडटेक कंपनीज़ भी हैं, और ये डेटा आपका सितंबर 2021 का है, जिसमें से कि 435 जो है वो पास्ट 2 ईयर्स में ही आया है। तो मेजर अगर एडटेक स्टार्टअप्स आप देख सकते हो, जैसे कि ग्लोबल हो गया, ग्लोबल में आप देखो यूडेसिटी है, लाइंटा है, ये सब है, इसकी सॉफ्ट ये सब है। इंडियन में क्या है, बाईजूस ऐप, जो कि आप देखते हो कितना ज़्यादा ये आपका स्प्रेड हुआ है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अनअकैडमी है, टॉपर है, अपग्रेड है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे एडटेक है। इट मीन्स कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरी कोर्स मिलती है, फैकल्टीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपको कहीं जाकर जो है किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल कराने की ज़रूरत नहीं है, डेली आना जाना, आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी होगी, आपको अपने नेटिव प्लेस छोड़कर दूसरी जगह नहीं जानी होगी। इस तरीके के यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि एजुकेशन वाले फील्ड में हैं। अब की कैटेगरीज अगर हम लोग देखें कि ऑनलाइन एजुकेशन को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है,
सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एजुकेशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो स्कूल लर्निंग है बच्चों के लिए, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में इनरोल होते हैं उनको सप्लीमेंट किया गया है। हायर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया है। जितने भी ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन कोर्सेज है, टेस्ट प्रिपरेशन की बात करें तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है जिसका एम है यहाँ पे कि कोचिंग जो स्टूडेंट्स है ना वो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो प्रिपेयर करते हैं, तो टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए भी आप लोग जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन भी आप लोग ऑप्ट करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोग जो है कहीं ना कहीं कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। रीस्किलिंग और ऑनलाइन सर्टिफिकेट मार्केट है। आप देखो, अगर आप कोई स्किल प्राप्त करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप मार्केट करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। लैंग्वेज और कैजुअल लर्निंग भी है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश स्पोकन स्किल्स हो गया या फिर कोई गिटार वगैरह या आपका प्ले करने वाला स्किल्स हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो तो ये भी आप लोग सीख सकते हो। अब ये ग्रोथ इतना ज़्यादा क्यों हुआ? आप देखो कि इस तरीके की बायजूस हो गई, अनअकैडमी हो गई, ये सारी प्लेटफॉर्म बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ हुए। क्यों हुए? क्योंकि अगर आप देखो कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है। कहीं पे भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो तो उनका अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके पैसे वो लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन में ज़्यादा वो एक ईज मोड होता है कि आपको कहीं जाना नहीं होता है। आप अपने हिसाब से जो है पहले जो होता है आप देख सकते हो कि वो कैसा पढ़ाते हैं, उस हिसाब से फिर आप लोग इनरोल कर सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन भी होती है। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में स्विच हो जाओ। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हो आपको मेरी चैनल अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरे चैनल पे चले जाओ। आपके पास ऑल्टरनेटिव की कमी नहीं है, आपके पास क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उसकी कमी नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन भी है। आप देखो कि जॉब सीकिंग पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है। अब अनअकैडमी आप देखो, बायजूस देखो, अपग्रेड देखो, ये सब में क्या है कि लोग जो है जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं वैसे लोग भी पढ़ाते हैं, तो एडुकेटर्स बन रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ अर्न कर पा रहे हैं प्रिपरेशन करने के साथ साथ। तो हमारे यहाँ तो आप देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण जॉब की ज़रूरत है और ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से जॉब भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट की डिजिटल इनिशिएटिव से भी हेल्प हो पा रहा है, जैसे कि स्वयं है, दीक्षा है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया है। साथ ही इंटरनेट पेनिट्रेशन भी है। आप देखो कि इन सारी चीज़ों से जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुँच रहे हैं वहाँ लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन का हेल्प ले रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे बच्चों की मेल आती है, मैसेजेस आती है कि मैम वो लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो सिटीज़ में आके पढ़ नहीं सकते हैं, किसी मजबूरन के कारण वो गाँव में रहते हैं, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी के कारण वो हमारी चैनल के थ्रू वो जितनी भी ज्ञान है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि इससे जो है इंटरनेट पेनिट्रेशन भी हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलता, लेकिन वो इंटरनेट का सहारा से आज के डेट में अच्छे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम भी क्लियर कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन यूज़र बेस भी है। आपको पता है कि हमारा देश पूरे ग्लोबल लेवल पे 3rd नंबर पे आता है स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए। तो आप समझ सकते हो कि हर एक इंसान के पास एक नहीं 2-3 फ़ोन है, वो भी स्मार्टफोन। तो इसलिए भी आप देखो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये चल जाती है। यंग पॉपुलेशन की दुनिया है हमारी देश, यूथ पॉपुलेशन की कमी नहीं है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन उसमें भी हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि लोअर इनकम जो है एक गुड टारगेट होता है ऑनलाइन एजुकेशन को मार्केट करने के लिए। साथ ही डिस्पोजेबल इनकम भी है। यहाँ पे आप देखो कि ये कंटिन्यू राइज हो रहा है। जितने भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं या फिर जो भी है वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही एजुकेशन से ले। तो ये सारी कुछ यहाँ पे फैक्टर्स है जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ा है। एडवांटेज क्या है एडटेक का? सबसे पहले फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन है। आप देखो मेरी लेसन डेली बेसिस पे आती है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेते हो जब भी आप फ्री रहते हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं 4 बजे यहाँ पे प्रीमियर में लगाती हूँ तो आप लोग को उसी समय बैठ के देखना है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये आप देखो कि कितना ईजी है। आप अपने हिसाब से, चाहे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, आप अपने हिसाब से अपना जो है लेसन देख सकते हो। दूसरी है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये तो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो। साथ ही अगर आप कोई कोर्सेज वगैरह भी खरीदते हो तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं। गैमिफिकेशन और राइज हो रहा है यहाँ पे एडुटेनमेंट का। तो कुछ कंपनीज है जो कि लर्निंग को यहाँ पे गेम के थ्रू भी और पजल्स के थ्रू भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू भी आप देखो कि पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में। इम्पार्टिंग है ऑन द जॉब स्किल है। कैरियर एडवांसमेंट कोर्सेज भी यहाँ पे लाया जा रहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वो जो है यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, तो उनके पास एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। सप्लीमेंट है जो कन्वेंशनल मॉडल है। आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इस हिसाब से नहीं है जितनी भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वो उसको पूरा कर सके। लेकिन हाँ, ई लर्निंग जो है, ऑनलाइन एजुकेशन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो गया या फिर किसी तरीके का ट्रेडिशनल गैप हो गया, तो उनको ये फुलफिल कर रहे हैं।
अनेबल करता है रिमोट एजुकेशन को। इट मीन्स कि आप देखो कि गांव दूर दराज में जहाँ पे टीचर्स नहीं है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे लोग जो है इंटरनेट के सहारा से पढ़ रहे हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल पा रही है। और गवर्नमेंट की जो डिजिटल पुश है उसमें भी सप्लीमेंट है, डिजिटल इंडिया हो गया, स्वयं हो गया, स्किल इंडिया हो गया, इन सब के लिए आप देखो कि यहाँ पे जिस तरीके से एडटेक बढ़ते जा रहा है वैसे ही गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी यहाँ पे हेल्प हो पा रही है। अब इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। रेगुलेट करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कन्वेंशनल लर्निंग जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है पेंडेमिक के कारण। स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, कोचिंग बंद है, उसके कारण आप देखो कि सारे बच्चे जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आप देखो कि यहाँ पे जो डिसरप्ट हो रही है कन्वेंशनल लर्निंग, उसको यहाँ पे देखना होगा। और साइबर थ्रेट भी है। बच्चे आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो साइबर बुलिंग जैसे और साइबर थ्रेट में वो फंस जा रहे हैं। प्राइवेसी कंसर्न है। प्राइवेसी भी आप देख सकते हो एडटेक कंपनीज़ का है जो कि यहाँ पे एम्बिग्यूअस है। तो एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो कि यूज़र्स के साथ जुड़ी हुई है, तो इससे भी बात होती है। सोशल स्किल्स को भी नेगलेक्ट किया जा रहा है। इट मीन्स कि बहुत सारे एजुकेशनल थियोरिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशलिस्ट है जो कि मतलब कि आज के डेट में डर लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं बट वो फेलियर से भी डर रहे हैं, जिससे कि एक सोशल स्किल्स डेवलप होता था। देखिए आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हो तो आप वहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन करते हो, फेस टू फेस का इंटरेक्शन ही अलग है। साथ ही आपके कुछ 2-4 दोस्त भी बनते हैं जिससे कि आप डिस्कशन करते हो, एक आप सोशल चीज़ें सीख पाते हो। लेकिन घर में बैठ के आप सीख रहे हो, घर में बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप अपने में ही पढ़ रहे हो, आपको कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। तो ये भी चीज़ एक होती है। साथ ही फॉल्स प्रॉमिस हो रहा है। इट मीन्स कि कुछ जो एडटेक कंपनीज़ है आप देखो कि यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो यहाँ पे आप देखते हो कि ऑफ़र हमेशा हर एक एडटेक में आप देखो कि ऑफ़र चलते रहता है और वो यहाँ पे कहते हैं कि ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करे है, ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वो लोग ले लेते हैं। और राइट ऑफ माइनर्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। मेजोरिटी जो एडटेक प्लेयर्स है इंडिया में वो मेनली फोकस करते हैं K-12 करिकुलम का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे लोग हैं जो कि लगे रहते हैं। इवन 12th के बाद आप देखो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नीट की तैयारी करेंगे, IIT की तैयारी करेंगे। सोशल और एथिकल कंसर्न भी है यहाँ पे। साथ ही वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, और सोशलाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि जो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी है सोशल बॉन्डिंग का, ये सारी चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना होगा। डेटा प्रोटेक्शन पे ध्यान देना होगा। अभी तक कानून नहीं आया है लेकिन कानून लाने की ज़रूरत है जिससे कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेटा प्राइवेसी और जो लीगल ऑफिसर्स है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी यहाँ पे अवेलेबल कराना होगा एंड यूज़र्स तक। अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पे अवेयरनेस फैसिलिटेट कराना होगा। रेगुलर ऑडिटिंग कंडक्ट करानी होगी और परफॉर्मेंस रिव्यू भी करना होगा। डूज एंड डोंट्स बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर कि ऑटोमेटिक जो डेबिट ऑप्शन है ना पेमेंट का, यानी कि आप देखते हो कि हर महीने जो है वो आपका ऑटोमेटिक डेबिट होता है, इसको अवॉइड करना है और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जो भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कंपनीज़ के द्वारा दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि उसमें आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइंस के थ्रू ही जाना है, जो भी प्रज्ञता गाइडलाइंस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। साथ ही यहाँ पे परचेज अलाउ नहीं करना है, बिना पेरेंट के कंसेंट से कोई भी बच्चे यहाँ पे खरीदेंगे नहीं। साथ ही यहाँ पे आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एडटेक कंपनीज़ को ये भी कहा गया है कि वो एडटेक कंपनीज़ जो है अगर वो कंसीडर करती है ई-कॉमर्स एंटिटीज़ को जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 के तहत वो कंप्लाई कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ यहाँ पे जाना है। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो भी एडवर्टीजमेंट है जैसे कि एडटेक कंपनीज़ है, प्रोग्राम है, तो वो यहाँ पे आस्की कोड के साथ जो है कंप्लाई कर सकते हैं और इससे ये पता चलता है कि एडवर्टाइजिंग में वो सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है, डूज एंड डोंट्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, तो इसको भी यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल जो कि एडटेक सेक्टर्स के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 और 2025 का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा एडटेक सेक्टर्स जो है किस तरीके से ग्रोथ करेगा, तो इसलिए इस पर ध्यान दी जा रही है। ओके, कैटेगरीज यहाँ पे मैं बता दी, साथ ही क्या क्या यहाँ पे ग्रोथ क्यों हो रहा है और साथ ही एडवांटेज क्या है, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या डूज एंड डोंट्स है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये लेसन अच्छे लगे होंगे। आज के लिए बस इतने ही रखती हूँ, नेक्स्ट जितनी भी रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स है वो मैं कंप्लीट करा दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।